जय हिंद। सोलर रेडिएशन और हीट बैलेंस के बारे में बातचीत हमने इससे पिछले सेशंस में खत्म कर दी थी। इस चैप्टर का एक तीसरा कंपोनेंट और है टेम्परेचर, और टेम्परेचर के बारे में अब हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बेसिक सवाल, टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? और अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो टेम्परेचर इज द मेजरमेंट इन डिग्रीज ऑफ हाउ हॉट और कोल्ड अ थिंग और प्लेस इज। कोई जगह या कोई चीज कितनी गर्म या कितनी ठंडी है, उसका मेजरमेंट इन डिग्रीज टेम्परेचर कहलाता है। बेहद सिंपल। टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर इज द मेजरमेंट इन डिग्रीज ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। और ये हमने ऑलरेडी कई बार पढ़ा हुआ है इस चैप्टर में कि ये जो हमारी अर्थ है, ये इंसोलेशन को रिसीव करती है। अर्थ का सरफेस इस इनकमिंग सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, और फिर अल्टीमेटली ये जो अर्थ का सरफेस है इस इंसोलेशन को रेडिएट बैक करता है एज टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। और ये जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है ये एटमॉस्फेयर को हीट अप करती है। ये जो इंसोलेशन है और ये जो अर्थ के एटमॉस्फेयर का और अर्थ के सरफेस का इंटरेक्शन है, इस इंटरेक्शन की वजह से हीट क्रिएट होती है। और ये जो हीट क्रिएट होती है इसको मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। बेहद सिंपल सी बातचीत है। एक सवाल यह भी आता है कि हीट का मतलब क्या होता है, और अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज बोलें तो हीट रिप्रेजेंट्स द मॉलिक्यूलर मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स कंप्राइजिंग अ सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस में पार्टिकल्स के मॉलिक्यूलर मूवमेंट को रिप्रेजेंट करती है हीट। साइंस की लैंग्वेज में अगर और सिंपल तरीके से बात करें तो किसी भी सब्सटेंस में जब हीट देखने को मिलती है तो ये जो हीट है ये पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को इफेक्ट करती है। और जनरल रूल ये है कि जब किसी सब्सटेंस के पार्टिकल्स में ज्यादा मॉलिक्यूलर मूवमेंट देखने को मिलता है तो इसका मतलब क्या है कि हीट इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। देखो, बेसिक और सिंपल सी बातचीत है। टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? द मेजरमेंट इन डिग्रीज ऑफ हाउ हॉट और कोल्ड अ थिंग और प्लेसेस। हीट का मतलब क्या है? हीट रिप्रेजेंट्स द मॉलिक्यूलर मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स कंप्राइजिंग अ सब्सटेंस। और इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो ये जो इंसोलेशन रिसीव होती है, ये जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन आती है, इसको अर्थ का सरफेस एब्जॉर्ब करता है, और फिर अल्टीमेटली अर्थ का सरफेस इस इंसोलेशन को रेडिएट बैक करता है टू द एटमॉस्फेयर एज अ टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस। ये जो इंसोलेशन अर्थ का एटमॉस्फेयर और अर्थ के सरफेस के बीच में इंटरेक्शन है, इस इंटरेक्शन की वजह से हीट क्रिएट होती है। और ये जो हीट क्रिएट होती है इसको मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। अच्छा, अर्थ के सरफेस के ऊपर ये जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, इस टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को कई सारे फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं। किसी भी पर्टिकुलर जगह पे जो भी टेम्परेचर देखने को मिलता है उस टेम्परेचर को कई सारे फैक्टर्स इंफ्लुएंस करते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स इंफ्लुएंस करते हैं? एक है लेटिट्यूड ऑफ द प्लेस। किसी पर्टिकुलर जगह का लेटिट्यूड क्या है, वो उस जगह के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। दूसरा, ऑल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस। कोई जगह किस ऑल्टीट्यूड पर लोकेटेड है वो भी उसके टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। तीसरा, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। सी से कितनी दूरी है, एंड एयर मास सर्कुलेशन। सी से कितना डिस्टेंस है और एयर के मास का सर्कुलेशन किस तरीके का है, वो भी किसी जगह के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। चौथा, प्रेजेंस ऑफ वार्म और कोल्ड ओशन करंट्स। वार्म ओशन करंट्स का प्रेजेंस है या कोल्ड ओशन करंट्स का प्रेजेंस है, वो भी डिटरमाइन करता है किसी भी जगह के टेम्परेचर को। और लास्ट, लोकल एस्पेक्ट्स। फॉर एग्जांपल, किसी पर्टिकुलर रीजन में कैसी विंड्स चल रही हैं, कैसी क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, वो भी उस जगह के टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये कुछ फैक्टर्स हैं। इन फैक्टर्स के बारे में एक एक करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहला फैक्टर है लेटिट्यूड।
और लैटिट्यूड के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, हमने देखा हुआ है। एक बार फिर से देख लेते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा सन है, ये क्या है, ये हमारा सन है, और दूसरी तरफ ये हमारी अर्थ है, ये क्या है, ये हमारी अर्थ है। और ये जो हमारी अर्थ है, मान लेते हैं कि ये इक्वेटर है और ये पोल्स वाले रीजन्स हैं। ये क्या है, ये इक्वेटर है और ये पोल्स वाले रीजन्स हैं। अब हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन रिसीव होती है वो इस इक्वेटर के ऊपर, या फिर ये कहें कि ट्रॉपिक्स वाले रीजन में ये जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन रिसीव होती है ये एकदम वर्टिकली रिसीव होती है। और वर्टिकली रिसीव होती है इसलिए ये जो इक्वेटर, या फिर ये कहें कि ये जो ट्रॉपिक्स वाला रीजन होता है, इस ट्रॉपिक्स वाले रीजन में ज्यादा इनकमिंग सोलर रेडिएशन रिसीव होती है, ज्यादा सोलर एनर्जी रिसीव होती है। लेकिन जब बात करते हैं पोल्स की, तो पोल्स पे ये जो इंसुलेशन है ये स्लैंट होके पहुंचती है, ये थोड़ा सा तिरछा होके पहुंचती है, इसको थिक एटमॉस्फेयर से ट्रेवल करना होता है। और इसकी वजह से पोल्स वाले रीजन में ये जो इंसुलेशन रिसीव होती है ये रिलेटिवली कम रिसीव होती है, ये जो सोलर एनर्जी रिसीव होती है ये रिलेटिवली कम रिसीव होती है। इसके बारे में इन डिटेल इसी चैप्टर में कई बार हमने पढ़ा हुआ है। तो किसी जगह का लैटिट्यूड क्या है वो डिटरमाइन करता है कि वहां पे टेम्परेचर किस तरीके का होने वाला है। द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस डिपेंड्स ऑन द इंसोलेशन रिसीव्ड. It has been explained earlier that the insolation varies according to the latitude, hence the temperature also varies accordingly. Latitude क्या है वो डिटरमाइन करता है कि उस लैटिट्यूड पर जो भी जगह है उसका टेम्परेचर क्या होने वाला होगा। इसके बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। फिर दूसरा फैक्टर है ऑल्टीट्यूड, और ऑल्टीट्यूड के बारे में भी हमें बेसिक जानकारी है। हमने ये पढ़ा हुआ है कि जैसे जैसे ट्रोपोस्फियर में हम ऊपर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता है, वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्लाइन होता है। इसका एक मतलब क्या है, इसका एक मतलब यह है कि सी लेवल पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर देखने को मिलता है। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होगा। एक सवाल ये भी आता है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज क्यों होता है। बड़ा सिंपल सा है, ये जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन आती है इसको अर्थ का सरफेस एब्जॉर्ब करता है, और फिर अल्टीमेटली अर्थ का सरफेस जो है वो इस इंसोलेशन को रेडिएट बैक करता है इन द फॉर्म ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस। और ये जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस हैं इन्हीं की वजह से हमारा एटमॉस्फेयर हीटअप होता है, गर्म होता है। तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो नीचे से गर्म होने की शुरुआत करता है। तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर सी लेवल पे देखने को मिलता है, और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे ये जो टेम्परेचर है ये डिक्रीज होता जाता है। अच्छा, विद हाइट टेम्परेचर डिक्रीज होता है, इसी को क्या बुलाया जाता है, इसी को नॉर्मल लैप्स रेट बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है, नॉर्मल लैप्स रेट बुलाया जाता है। और ये जो टेम्परेचर का डिक्रीज है विद हाइट ये किस रेट पे देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है एट 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। अगर हम 1 किलोमीटर ऊपर की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर कितना रिड्यूस हो जाएगा, 6.5 डिग्री सेल्सियस से रिड्यूस हो जाएगा। बेहद सिंपल सी बातचीत है। इस नॉर्मल लैप्स रेट के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है उसको एक बार फिर से देख लेते हैं। द एटमॉस्फेयर इज इनडायरेक्टली हीटेड बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन फ्रॉम बिलो, अभी हमने बात की। देयरफॉर द प्लेसेस नियर द सी लेवल record higher temperatures than the places situated at higher elevations. In other words, the temperature generally decreases with increasing height. The rate of decrease of temperature with height is termed as normal lapse rate. और ये जो टेम्परेचर डिक्रीज होता है विद हाइट ये किस रेट पे होता है, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। फिर तीसरा फैक्टर है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। कोई पर्टिकुलर जगह सी से कितना दूर लोकेटेड है वो भी डिटरमाइन करता है कि किसी पर्टिकुलर जगह पे टेम्परेचर किस तरीके का होने वाला है। देखो, मान लेते हैं
कि ये कोई लंबा चौड़ा सी है, ये कोई लंबा चौड़ा सी है। एक कोई जगह है जो कि बिल्कुल यहां पे लोकेटेड है, बिल्कुल ही सी के पास में लोकेटेड है, और एक कोई जगह है जो कि सी से बहुत ज्यादा दूर यहां पे लोकेटेड है। सी का जो मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस होगा वो ज्यादा कहां पे देखने को मिलेगा? बट ऑब्वियस सी बात है, वो इस ए जगह पे देखने को मिलेगा, बी जगह पे देखने को नहीं मिलेगा। और एक खास बात और है कि ये जो लैंड होती है, जो लैंड होती है वो हीटअप भी जल्दी होती है, वो गर्म भी जल्दी होती है, और कूल डाउन भी जल्दी हो जाती है। लैंड जो है वो हीटअप भी जल्दी होती है और कूल डाउन भी जल्दी हो जाती है इन कंपैरिजन टू वाटर। अब देखो होगा क्या, आपने दो टर्म सुने होंगे, एक टर्म होता है सी ब्रीज और दूसरा टर्म होता है लैंड ब्रीज। दूसरा टर्म क्या होता है? लैंड ब्रीज। दिन में जब गर्मी है, जब सोलर रेडिएशन रिसीव हो रही है, तो दिन में ये जो लैंड वाला हिस्सा है ये जल्दी गर्म हो जाएगा इन कंपैरिजन टू ओशन, बिकॉज लैंड हीट्स अप क्विकली। ये जो लैंड वाला हिस्सा है ये जल्दी गर्म हो जाएगा, तो इस लैंड वाले हिस्से से जो एयर है वो गर्म होके ऊपर की तरफ उठने की शुरुआत करेगी, ऊपर की तरफ जाने की शुरुआत करेगी। लैंड पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, लैंड पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया तो ओशन पे, बट ऑब्वियसली बात है, हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। अब देखो, लैंड के ऊपर से ये हवा ऊपर की तरफ उठ रही है, तो यहां पे जो वैक्यूम क्रिएट होगा उसको ये जो ओशन के ऊपर एयर है वो आके एकदम से कवर कर लेगी। मतलब ओशन के ऊपर से एयर आएगी इस लो प्रेशर की तरफ, इस लो प्रेशर पे से हवा ऊपर की तरफ उठ रही है, और ये जो हवा ऊपर की तरफ उठ रही है ये घूम जाएगी ओशन की तरफ, ये घूम जाएगी ओशन की तरफ, और ये सिंक करेगी, ये नीचे आएगी ओशन की तरफ। अब ध्यान देना, लैंड जल्दी गर्म हो जाती है पानी के कंपैरिजन में। पानी के ऊपर जो ठंडी हवा है अब वो चल के आ रही है लैंड के ऊपर, तो लैंड के ऊपर ये जो सी का मॉडरेटिंग इफेक्ट है ये देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा? बट ऑब्वियसली बात है, देखने को मिलेगा। लेकिन कोई जगह है बी जो कि बहुत ज्यादा दूर लोकेटेड है, वहां तक इस सी का मॉडरेटिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा? वहां तक नहीं देखने को मिलेगा। अच्छा, ये तो डे वाली सिचुएशन है। अगर नाइट वाली सिचुएशन देखें तो नाइट में क्या हो रहा है, ये मान लेते हैं कि ये ओशन है, ये मान लेते हैं कि ये लैंड है, और हम क्या कह रहे हैं कि लैंड जो है वो गर्म भी जल्दी होती है और ठंडी भी जल्दी हो जाती है। अब रात में ये जो लैंड है ये ठंडी जल्दी हो जाएगी, और ओशन का जो वाटर है वो अभी भी गर्म है। और अब क्या होगा कि ये जो ओशन का वाटर है इसके ऊपर जो एयर होगी वो गर्म होगी, और वो राइज करेगी, वो ऊपर की तरफ जाएगी। मतलब ओशन वाटर के ऊपर लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, और ओशन के ऊपर लो प्रेशर क्रिएट हो गया तो लैंड के ऊपर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। ये जो एयर राइज कर रही है ओशन वाटर के ऊपर से, यहां पे वैक्यूम क्रिएट हो गया, इस वैक्यूम को ऑक्यूपाई कौन करेगा? लैंड की ये जो एयर है ये आएगी और इस वैक्यूम को ऑक्यूपाई करेगी। तो अब साइकिल कैसे बनेगी कि लैंड के ऊपर से हवा आएगी ओशन वाले लो प्रेशर तक, ये जो ओशन वाला लो प्रेशर है इससे एयर ऊपर की तरफ राइज कर रही है, और फिर इस तरफ चली जाएगी और सिंक करेगी लैंड वाले हाई प्रेशर के ऊपर। रात में ये जो लैंड के ऊपर ठंडी हवा है वो जा रही है ओशन की तरफ, तो यहां पे भी ओशन का जो मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस है वो देखने को मिल रहा है ना, बिकॉज रात में वैसे ही ठंडा मौसम होता है, इंसोलेशन कम रिसीव होती ही नहीं है, तो हमें इन जनरल उतना ज्यादा ठंडा एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट नहीं चाहिए होता है रात में। तो ओशंस की वजह से ओशन के पास में जो भी जगह होती हैं उनमें ना तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है और ना ही टेम्परेचर बहुत ज्यादा डिक्रीज होता है। जो ओशन होता है, जो सी होता है, उसका मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस उस सी के पास में जो जगह लोकेटेड होती हैं उनके ऊपर देखने को मिलता है। तो डिस्टेंस फ्रॉम द सी भी डिटरमाइन करता है कि किसी जगह का टेम्परेचर कैसा होने वाला होगा। टेक्स्ट देख लेते हैं। अनदर फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस द टेम्परेचर is the location of a place with respect to the sea. Compared to the land, the sea gets heated slowly and loses heat slowly. sea जो है वो गर्म भी धीमे धीमे होता है और ठंडा भी धीमे धीमे होता है। वहीं अगर लैंड की बात करें
तो लैंड हीट्स अप एंड कूल्स डाउन क्विकली। और इसको तो याद रख ही लेना, लैंड जो है वो गर्म भी जल्दी हो जाती है और ठंडी भी जल्दी हो जाती है। देयरफॉर द वेरिएशन इन टेम्परेचर ओवर द सी इज लेस कंपेयर टू द लैंड। ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि सी के ऊपर जो टेम्परेचर की वेरिएशंस होती हैं वो रिलेटिवली कम होती हैं इन कंपैरिजन टू लैंड। लैंड के ऊपर टेम्परेचर के वेरिएशंस ज्यादा देखने को मिलते हैं। द प्लेसेस सिचुएटेड नियर द सी कम अंडर द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी एंड द लैंड ब्रिजेस। सी ब्रिजेस और लैंड ब्रिजेस के मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस में वो सारी जगह आ जाती हैं जो कि सी के पास में लोकेटेड होती हैं। ये जो दिन में हो रहा है इसको क्या बोलते हैं? इसको सी ब्रीज बोलते हैं। ये जो रात में हो रहा है इसको क्या बोलते हैं? इसको लैंड ब्रीज बोलते हैं। होपफुली इतना तो आपको पता होगा, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस में। लेकिन ये जो सी ब्रीजेस हैं, ये जो लैंड ब्रीजेस हैं, इनके मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस की वजह से सी के पास में जो जगह लोकेटेड होती हैं उनके ऊपर भी टेम्परेचर मॉडरेट देखने को मिलता है। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। फिर इसके बाद अगला फैक्टर है एयर मास एंड ओशन करंट्स। देखो, एयर मास के बारे में डिटेल में हम आगे चलते हुए पढ़ेंगे, लेकिन अगर बेसिक तौर पे बात करें तो एक एयर का मास, एक एयर का लंबा चौड़ा मास वो मूव कर रहा है, या फिर सिंपल लैंग्वेज में कहें कि एयर मूव कर रही है। वो जो एयर का मास है वो ठंडा है या वो गर्म है, वो किसी जगह के टेम्परेचर को इंपैक्ट करेगा या नहीं करेगा? बहुत ऑब्वियस सी बात है, करेगा। अगर एयर का मास गर्म है तो किसी जगह पे जो टेम्परेचर है वो ज्यादा देखने को मिलेगा, और अगर एयर का मास ठंडा है तो किसी जगह पे जो टेम्परेचर है वो कम देखने को मिलेगा। सेम यही लिखा हुआ है टेक्स्ट में। लाइक द लैंड एंड सी ब्रिजेस, द पैसेज ऑफ एयर मासेस also affects the temperature. कैसे? The places which come under the influence of warm air masses experience high temperature. वो जगह जो कि warm air masses के influence में आती हैं वहां पे higher temperature देखने को मिलता है। And the places that come under the influence of cold air masses experience low temperature. वो जगह जहां पे कोल्ड एयर मासेस देखने को मिलते हैं उन जगहों पे लो टेम्परेचर देखने को मिलता है। सिमिलरली अगर बात करें ओशन करंट्स की, तो वो जगह जो कि वार्म ओशन करंट्स के पास में लोकेटेड होती हैं उन जगहों पे ज्यादा टेम्परेचर देखने को मिलता है, और वो जगह जो कि कोल्ड ओशन करंट्स के पास में लोकेटेड होती हैं वहां पे कम टेम्परेचर देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें तो यहां पे एक मैप दे रखा है। अगर आपने ओशन करंट्स के बारे में थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ है तो आपको होपफुली ये पता होगा। यहां पे एक वार्म ओशन करंट देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं गल्फ स्ट्रीम। क्या बोलते हैं? गल्फ स्ट्रीम। और यहां पे भी एक वार्म ओशन करंट देखने को मिलता है जिसको क्या बोलते हैं? जिसको नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे वार्म ओशन करंट्स हैं, मैं इन दो का एग्जाम्पल ले रहा हूं। अब ये जो गल्फ स्ट्रीम है ये वार्म ओशन करंट है, तो यहां पे जो प्लेसेस लोकेटेड होंगी उन प्लेसेस पे ज्यादा टेम्परेचर देखने को मिलेगा, और ऐसे ही वो जगह जो कि ओल्ड ओशन करंट्स के पास में लोकेटेड होती हैं वहां पे कम टेम्परेचर देखने को मिलता है। सिमिलरली द प्लेसेस लोकेटेड ऑन द कोस्ट वेयर द वार्म ओशन करंट्स फ्लो रिकॉर्ड हायर टेम्परेचर देन द प्लेसेस located on the coast where the cold currents flow. बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल तौर पे अगर देखोगे तो सिंपल तौर पे सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। अच्छा, ये जो सेशन है ये लगभग 20 मिनट का हो गया है। अगला टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर है इसको हम पढ़ेंगे अगले सेशन में। फिलहाल के लिए आज का सेशन हम यहीं पे वाइंड अप कर रहे हैं। जाने से पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है, तो लाइक का बटन दबा दो।
शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। और ये दोनों चीज़ तो खुद से ही कर दिया करो, बिकॉज इसमें आपका कुछ जाता नहीं है। और हालांकि 20 मिनट लगभग हो गए हैं, तो जो बच्चे यहाँ तक देख रहे हैं, मेरे को ऐसी उम्मीद है कि वो लाइक और शेयर तो खुद ही कर देते होंगे। और जो नॉन सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं, वो पहले 2-4 मिनट में चले जाते हैं। तो लाइक और शेयर तो कर ही दिया करो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो तो आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो, हमें हेल्प भी कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। इसके साथ आज की बातचीत हम खत्म कर रहे हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।